हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई गई है, जिसमें आज से यूपीएससी एग्जाम तक की डेट को देखा जाए तो लास्ट आपके 75 डेज बचे हुए हैं। 75 दिन के अंतर्गत आज हम टॉपिक हमारा होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड, जिसमें आपको टॉपिक से भी रूबरू कराया जाएगा। साथ ही साथ में जिस तरीके से आपके 2024 में, 23 में और 1996 तक में, मतलब लास्ट टोटल, मतलब कि दो 20 सालों का एक इसमें प्रश्नों का एनालिसिस हम आपको दे रहे हैं कि आपके तब से अभी तक जितने भी प्रश्न जिस टॉपिक से पूछे गए हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से आपको टॉपिक के बारे में बताना है थोड़ा सा, और साथ ही साथ आपको प्रश्नों के बारे में बताना है, वो भी विश्लेषण के तहत। तो ये आज की हमारी सीरीज में जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इसके पहले कि अगर आपने सेशन नहीं देखे हैं तो हमने 84 डेज से शुरू हुआ किया है, तो आप उन टॉपिक को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। चलिए, तो आज के टॉपिक की शुरुआत करें। इसको शुरुआत करने के पहले हमारा ये सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं, जो हमारा प्रश्न 2024 में पूछा गया था, जो लेटेस्ट ही पूछा गया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में। इस तरीके से सीरीज को कंप्लीट कराने का मोटिव ये है कि आप अगर इस तरीके से सीरीज को कंप्लीट करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि इस टॉपिक से आपका इतने क्वेश्चन आए हैं, तो आपको रिवाइज करना है तो इस टॉपिक को कितना टाइम देना है मेन है, क्योंकि अभी टाइम मैनेजमेंट का चलता है। एग्जाम पास में आता है तो और ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तो इस टाइम पर आपको किस तरीके से अपना टाइम मैनेज करना है, तो उसी के एस्पेक्ट को रखते हुए हम इन प्रश्नों को लेकर आए, और प्रश्नों के साथ आपका विश्लेषण भी, कि इन केस आपने अगर कोई टॉपिक रिवाइज नहीं कर पाए हैं और आपके पास टाइम नहीं रहा है, तो आप सर्च करें, टॉपिक डालें और टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल मिले। तो हमारा आज का जो प्रश्न है, जो 2024 में पूछा गया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन पूछा गया था कि इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया है। दूसरा आता है कि कथन की रक्षा और विदेश संबंधी मामले परिसंघीय विधानमंडल के अधीन रखे गए। तो ये आपके दो कथन दिए गए हैं, जिसमें उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, इसके अंतर्गत आपको बताना था। ऑप्शन ए के अंतर्गत दिया गया था केवल एक, ऑप्शन बी में केवल दो, और ऑप्शन सी में एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी में ए ना तो एक ना तो दो। तो अब आपका कथन के बारे में बात करें तो ये क्या कह रहा है, पहला कथन कि भारत में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, देसी रियासतों को हाँ, मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना की जाती है। तो आप देखते हैं कि 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय परिसंघ की भी स्थापना होती है, रिजर्व बैंक की भी स्थापना होती है, और जो 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 अभी तक, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रावधान आपके भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना उस टाइम पे हो जाती है 1773 में, लेकिन इसे अखिल भारतीय स्तर पर 1935 में लागू किया जाता है। तो इस तरीके से ये आपके 1935 का अधिनियम, कई सारे ऐसे मामले हैं जिनमें यह इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला तो आपका कथन सही है, लेकिन ये दूसरा वाला जो कथन कहता है कि रक्षा और विदेश संबंधी मामलों में परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखी गई, तो ये आपका गलत है। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इसमें केवल एक कथन आपका सत्य है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी के संदर्भ में आपका प्रश्न है कि भारत में जब अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी तो किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत हुई। ऑप्शन ए दिया गया है, पहला कथन दिया गया है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा दिया गया है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और ऑप्शन तीसरा कथन दिया गया है पार्श्ववाद एवं आंगलवाद विभाग। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से आपके कथन सत्य हैं, जिसमें इस तरीके के कूट दिए गए हैं। तो ये आपका भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लेकर आपके तीनों ही कथन सत्य हैं, क्योंकि अलग अलग समय पर इन सभी एक्ट ने और इन सभी ये जो पार्श्ववाद और आंग्लवाद का विवाद हुआ था, ये सभी आपके अंग्रेजी शिक्षा को लेकर रहे हैं, और ये अलग अलग टाइम पर उभरे, अलग अलग तरीके की रिकमेंडेशन दी और अलग अलग तरीके से कई प्रावधान लागू किए। तो इस तरीके
तरीके से देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी होगा, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सत्य है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था। और 1813 का जब चार्टर अधिनियम आया था तो उसमें भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा अधिनियम था या फिर किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में इस शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था। तो ये अलग से भी आपका एक लाइन बन सकता है। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। और समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिनमें आंग्ल एवं पाश्चात्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक भी थे। और आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवी लियनर थे, जबकि एच टी प्रिंसिप जो थे वह पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। तो आंग्ल शिक्षा के समर्थक कौन रहे हैं? ट्रेवी लियनियर। और जो पाश्चात्य शिक्षा के कौन रहे हैं? एच डी प्रिंसेप इसके समर्थक रहे हैं। और इनके समर्थकों में नेतृत्वकर्ता भी थे। और इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1828 से 35 की ईस्वी में शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मेघालय के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके सभी प्रावधान जो है वह आपकी शिक्षा को लेकर चले हुए हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चार्टर एक्ट 1813 के बारे में, जिसमें कहता है कि इनमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। फिर आता है इसने कंपनी के द्वारा अधिकार में दिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तीसरा आता है कि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो ये आपका बताना है कि इनमें से कौन-कौन से आपके कथन सत्य हैं। तो इसमें आपके जो ये कथन दिए गए हैं ये आपके ऑप्शन है। तो इसमें जो आपका जैसे कि ये जिस तरीके से ऑप्शन है, तो आप पहले नंबर पर हम तीसरे पे फोकस करेंगे, क्योंकि अगर हमारा तीसरा क्वेश्चन कथन गलत हो जाता है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब तीसरे कथन के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के अधीन आ गया। तो ये आपका गलत है, क्योंकि ये 1813 में नहीं बल्कि ये 1858 के बाद हुआ था। तो इस कारण से ये आपका गलत हुआ। जब ये गलत होता है तो आपका केवल एक ही ऑप्शन बचता है, जिसमें तीसरा नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी सभी गलत हो जाएंगे। पहला कथन इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भी सही है आपका, दूसरा भी सही है, तो तीसरा आपका गलत है। अब आते हैं हम कि इसमें देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया। और इस एक्ट में कंपनी को आगे 20 वर्षों और उनके क्षेत्रों को अधिकार को राजस्व सौंपे गए, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। और इस प्रकार यह प्रश्नगत में पहला दूसरा कथन है, लेकिन जो तीसरा कथन इस कारण से सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 के ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया जाता है। और उसी टाइम पर ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाकर विशेष राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके इसके बारे में ये प्रमुख प्रावधान आते हैं। तो ये आपका होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि 1919 का भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पहली विशेषता कहती है कि प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। दूसरा कहती है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तीसरा आता है कि केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्ति का हस्तांतरण। तो उपयुक्त कूट में से कौन सा कूट सही है? तो इस तरीके के कूट दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है। तो इसमें 1919 के अधिनियम के बारे में बताया गया। तो इसमें पहला तो ये आता है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था का प्रारंभ भी होता है, ये आपका सही है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ये आपका गलत होगा। और केंद्र द्वारा प्रांतों में शक्तियों में विधायी शक्तियों का हस्तांतरण इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो आता है ये आपका ऑप्शन सी होगा, जिसमें पहला और तीसरा कथन सही है, आपका दूसरा कथन गलत है। क्योंकि पृथक निर्वाचन का जो अधिकार है वह 1919 में ना होके 1909 में हुआ था मुसलमानों के लिए। फिर
1919 में सभी के लिए हुआ था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम है, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। जो 1919 का अधिनियम आया था, उसमें क्या कहा गया था कि इसमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रावधान किया गया, और इसके जो सचिव बनाए गए थे, जो मार्टेन चेम्स बोर्ड से सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता था, और जो आपका 1909 का अधिनियम था, उसे पार्लियामेंट सुधार के नाम से जाना जाता था। तो ये अधिनियम था मार्टेन चेम्स बोर्ड वायसराय मतलब कि जो मार्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाने गया। तो मार्टेगू जो थे वह भारत सचिव थे, और जो चेम्सफोर्ड थे वह वायसराय थे। तो इनके कार्यकाल के दौरान ये पारित होता है, और इसमें राज्यों में द्वैत शासन की स्थापना की जाती है। तो ये तो आपका हमेशा ही पूछा जाता है कि किसमें द्वैत शासन की स्थापना होती है। प्रत्येक राज्य में प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। एक आता है आपका आरक्षित विषय, दूसरा आता है हस्तांतरित विषय। अब आरक्षित और हस्तांतरित विषय के अंतर्गत कौन-कौन से विषय आते हैं, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो आरक्षित विषय में प्रांतीय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे जाते हो, जबकि हस्तांतरित विषयों को उत्तरदायी प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी दायी मंत्रियों को सौंपा गया है। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य में शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया, जहां मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, और यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया था। और 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि सिखों, यूरोपीय भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए विस्तारित की गई। तो ये आपका मुसलमानों के लिए 1909 में होता है, 1919 में सभी के लिए जारी हो जाता है। तो इस तरीके से आपका ये जो कथन दिया गया है, तो इसमें पहला दूसरा वाला कथन नहीं है, लेकिन जो आपका पहला तीसरा कथन है वह सत्य है। इसके साथ ही ऑप्शन सी होगा। तो इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। तो द्वैत शासन का सिद्धांत जो था वह किसको निर्दिष्ट करता था। ऑप्शन ए केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन होना, ऑप्शन बी दो सरकारों और केंद्रीय और राज्य सरकारों की शुरू किया गया था, और ऑप्शन सी आता है उस दो शासक समुच्चय, एक लंदन में दूसरा दिल्ली में होगा, और तीसरा था कि प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को दो प्रवर्गों में विभाजित किया गया। तो इसमें आपका कौन सा होगा, ये आपका ऑप्शन डी होगा, जिसमें आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के बीच में विभाजित किया गया था, जैसा कि हमने अभी इसके पहले देखा हुआ है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो 1919 के अधिनियम से है, जिसमें प्रांतीय सरकारों के लिए आरक्षित और अंतरित ट्रांसफर विषयों के बारे में। ये अभी जब हमने इसका एक्सप्लेनेशन देखा, तो पहले ही बताया है कि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये उस टाइम पे जो आपका पहले क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो दूसरे ईयर में पूछा गया, ये 2022 में पूछ लिया गया है कि अब आरक्षित विषय के अंतर्गत कौन-कौन से विषय हैं, हस्तांतरित विषय के अंतर्गत कौन-कौन से विषय हैं। तो आपका ऐसा नहीं है कहीं और से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इसी टॉपिक से ही आते हैं। टॉपिक में ही वो आगे पीछे करके पूछ लिया जाता है, तो वो डिफिकल्टी लगने लगती है, बट आप अगर उसको सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं, तो चीजें आपको जल्दी रिकॉल होती हैं। तो आरक्षित विषय के अंतर्गत माने जाते हैं जिसमें न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व और पुलिस है। तो इसमें ये आरक्षित विषय दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही होगा। तो इसमें आरक्षित विषय के अंतर्गत आपका जो आता है न्याय प्रशासन होता है, ये भू राजस्व होता है, और पुलिस होता है। तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन सी होगा, जिसमें 1, 3, 4 के फॉर्म में ये आपका सही होगा। जो आप देख लेते हैं कि कौन-कौन से विषय आरक्षित के अंतर्गत आते हैं, कौन से हस्तांतरित के, तो इसको आपको साथ ही में याद कर लेना है। ये सीरीज जो शुरू की गई है, उसका मोटिव ये है कि आप जो भी पढ़ें वो आप 1 से 2 बार इसको तुरंत देख लें, 10 से 12 मिनट में आपकी सीरीज फिनिश हो जाएगी। कोई आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और टाइम के अंदर आप प्रीवियस ईयर भी देख लेते हो, साथ ही साथ आप टॉपिक को भी रिवाइज कर लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताओं में प्रांतों को द्वैत शासन की स्थापना की जाती है, और इस प्रणाली के तहत प्रांतीय सरकार को दो भागों में विभाजित करती है, एक आरक्षित यानी कि रिजर्व, और अंतरित यानी कि हस्तांतरित या ट्रांसफर। आरक्षित विषयों के अंतर्गत न्याय प्रशासन, भू राजस्व, वित्त, पुलिस, सिंचाई आदि को रखा जाता है, जबकि हस्तांतरित विषयों में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि को रखा जाता है। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसके कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का जो उत्तरदायित्व है वह प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। तो इस तरीके से ये आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के बारे में ये प्रमुख रूपरेखा के अंतर्गत प्रावधान आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि 1919 की मार्टेन्यू चॉम्स्फोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति दी गई।
दूसरा कथन आता है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित प्रस्थानों का प्रावधान दिया गया। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से आपका कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें कथन आपके दोनों ही सत्य हैं कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत इसमें 21 वर्ष की आयु सभी महिलाओं के लिए मताधिकार के लिए की गई थी। फिर इसमें चेंज किया गया था और 1935 में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों को प्रावधान किया गया। तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन सी होगा। तो दोनों ही कथन सत्य हैं क्योंकि मार्टेंगो जो सॉरी इसमें बी होगा। पहला आपका गलत है, दूसरा आपका सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी आएगा, केवल दो सही होगा। तो इसमें पहला वाला गलत होगा क्योंकि 1919 में क्या हुआ था कि 1919 में महिलाओं के लिए मताधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन सीमित वर्गों के लिए नहीं था, बल्कि सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर ही आधारित नहीं था। क्या था इसमें कि ये जो मताधिकार तो दिए गए थे, लेकिन ये सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए था। ये सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार नहीं दिए गए थे और इसमें क्या कहा गया है, सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति दी गई है। क्या कहा गया है इसमें? इसमें सभी महिलाओं के बारे में बताया गया है। ये जो सभी महिलाओं वाला शब्द है, ये गलत होगा क्योंकि इसमें सीमित महिलाओं के लिए किया गया था। सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। तो ये आपका पहला वाला जो है वो गलत है। दूसरा आपका सही है, तो इसमें ऑप्शन बी होगा। अब इसके आगे देखते हैं कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम उन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में भी आरक्षित किए गए थे। तो इस तरीके से ये इसके अंतर्गत आता है। तो आपका पहला वाला इसमें गलत है, दूसरा वाला सही है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। तो केंद्र एवं राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन किसमें होता है? ऑप्शन ए मार्लियामेंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इनमें कौन सा होता है? इसमें ऑप्शन सी होगा कि यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसमें प्रावधान को उल्लेखित करता है। और ये जो है वह केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों को विभाजित करते हैं और इसमें अधिनियम में 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य समवर्ती सूची के विषयों में विभाजन किया गया और इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया और इसी के तहत ही प्रांतों में आरक्षित व हस्तांतरित विषयों का विभाजन समाप्त कर विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात होता है और इसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान इसमें शामिल होता है। और इस भारत संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश प्रांत भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों और देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू न की जा सकी और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये 1935 के अधिनियम के बारे में। अब हमने इन अधिनियमों के अंतर्गत जैसे ये पूरे भी अधिनियम है तो उनका एक सिनॉप्सिस बनाया गया है। सिनॉप्सिस जैसे कि एक कंपनी का शासन दिया जाता है, एक दूसरा ताज का शासन। तो इसमें हमने ये एक्सप्लेनेशन जब पढ़ा तो इसको तो हमने पूरा रिवाइज कर ही लिया है, लेकिन हम इसको एक मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में भी एक बार याद करते हैं कि किस तरीके से क्या रहता है। तो ये आपकी जैसे कि इस तरीके का सिनॉप्सिस रहता है तो आपके एग्जाम में याद करने के लिए आसानी रहती है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपका आता है। कंपनी के शासन के अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1853 का 33 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। तो ये प्रमुख अधिनियम आते हैं जिसमें आपका पहला जो आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आता है कि प्रथम बार प्रशासनिक एवं राजनीतिक मान्यता मिली। 1833 का जो अधिनियम 1773 का जो अधिनियम आया उसमें क्या हुआ, पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता दी गई। दूसरा आता है कि इसी के दौरान केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। फिर तीसरा आता है कि बंगाल के गवर्नर को इसी के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया।
कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में होती है और इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे और अन्य न्यायाधीश ले चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइट बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से 1773 के अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत आते हैं प्रावधान। फिर आते हैं, हम चलते हैं 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में, कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है और इस एक्ट में कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के विधि बनाने का अधिकार दिया जाता है। फिर आते हैं 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट, जिसमें तहरीर प्रशासन का प्रारंभ होता है। इसमें राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया जाता है, जिसमें दो कारण होते हैं। पहला आता है कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया और दूसरा आता है कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को पूर्ण नियंत्रण का प्रावधान किया गया। तो ये 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट है उसके अंतर्गत है। फिर आते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम की ओर, जिसमें कंपनी के अधिकार पत्र पर 20 वर्ष के लिए इसे बढ़ाया गया और कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया और चीन और चाय के व्यापार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये कब होता है? 1813 के अधिनियम में। फिर 1833 का चार्टर अधिनियम आता है, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए जाते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक बनाए जाते हैं। और 1833 में ही सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन होता है और प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है। फिर चलते हैं 1853 के चार्टर अधिनियम में, जिसमें पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी और प्रशासनिक कार्यों में अलग किया जाता है और परिषद में 6 और पार्षद जोड़ दिए जाते हैं और सिविल सेवकों की भर्ती और चयन की खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ होता है। तो इस तरीके से ये आपका 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। तो ये आपके कंपनी के शासन के अंतर्गत ये जितने भी एक्ट हैं इनके बारे में जाना। अब चलते हैं ताज के शासन की ओर, जिसमें इनका समय काल 1858 से 1947 है, जिसमें पहला आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम, दूसरा आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस तरीके से ये अधिनियम है। तो चलिए जानते हैं कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके बारे में, कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। तो किसमें सौंपा गया कंपनी का शासन? ब्रिटिश क्राउन में सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई। इसमें 15 सदस्यों की मंत्रिपरिषद का गठन किया गया और नया पद भारत का राज्य सचिव नियुक्त किया गया और गवर्नर की जगह वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। तो इस तरीके से जो 1858 का अधिनियम आता है इसके अंतर्गत ये प्रमुख प्रावधान किए जाते हैं। फिर आते हैं हम 1861 के अधिनियम की ओर। तो 1861 की ओर जब चलते हैं तो देखते हैं कि गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाता है, विभागीय प्रणाली को प्रारंभ किया जाता है, गवर्नर जनरल में पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है और 1859 ईस्वी में पोर्टफोलियो प्रणाली का प्रारंभ किया जाता है। तो ये आपका 1861 का अधिनियम हो गया। फिर चलते हैं 1892 के अधिनियम की ओर, जिसमें केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की जाती है, विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 के अधिनियम में दिया जाता है। फिर आते हैं हम 1809 के अधिनियम की ओर, जिसमें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। जैसे मार्ले इसके भारत सचिव होते हैं और वायसराय मिंटो होते हैं। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया जाता है, जिसमें मुस्लिम सदस्यों के लिए चुनाव की मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं और इसमें ही लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है और एक अब भारत के वायसराय रहते 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। फिर आते हैं 1919 में भारत का शासन अधिनियम। ये मांटेगू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसमें मांटेगू जो होते हैं वह वायसराय होते हैं, सचिव होते हैं और चेम्सफोर्ड इसमें वायसराय होते हैं। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की जाती है और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कॉर्टियस होते हैं। तो इसमें किसके मिंटो कौन होते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक, और जो लियोनस कॉर्टियस होते हैं वह प्रांतों में द्वैध शासन के जनक होते हैं। फिर चलते हैं हम 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें आता है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की जाती है। तो ये आपका
कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? ये तो 1919 में की गई, लेकिन ये व्यवस्था 1935 में आके खत्म होती है और इसमें केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची को अपनाया जाता है। और इसी टाइम पे लोकसभा और राज्यसभा का जो कॉन्सेप्ट आज प्रेजेंट में हम यूज करते हैं, वही आपके 1935 के अधिनियम में आता है। तीनों सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची की स्थापना की जाती है, संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है और आरबीआई की स्थापना होती है। तो 1935 का अधिनियम है। फिर चलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की ओर। तब हम देखते हैं कि दो स्वतंत्र अधिनियम, भारत और पाकिस्तान का गठन किया जाता है। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करती है और देशी रियासतों में ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत होता है और 15 अगस्त 1947 को भारत में स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पूरे अधिनियम है, जिसको हमने एक पेज में आपका पूरा ड्रॉ करके बताया। तो इसमें हमने उनके प्रश्नों को भी देख लिया, साथ ही साथ हमने प्रश्नों के साथ साथ इसमें हमने उन पॉइंट को भी देख लिया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हो। तो आपके अगर क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं से ही क्वेश्चन आएंगे, कोई बाहर इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप इसका मटेरियल पढ़ ले, इसका कंटेंट पढ़ ले, ये सब आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाता है कम से कम समय में, और कम से कम समय में आपका रिवाइज भी हो जाता है। ये आपका जो 76वां दिन था, उस दिन हमने संविधान संशोधन यानी कि आर्टिकल 368 से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब के बारे में बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, आज आपका 75 दिन है। नेक्स्ट डे आपको 74 डे के अंतर्गत लेकर दूसरा टॉपिक आते हैं। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।